संस्थानों का विवाद का कई यूट्यूब चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने कानून तोड़ा गया। बाजारवाद, बाजारवाद एक ऐसा टर्म है, मांग है, उसके हिसाब से वो सामान को वहां सेल करता है, उसमें लाभ हानि जो भी होता है वो कमाता है। बड़े पैमाने पे इसे समझने की कोशिश अगर हम करें, प्रचार प्रसार करता है, उसकी मार्केटिंग को करता है, तो वो हर गरीब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। उनको लगता है कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। कोरोना काल एक ऐसा काल उस कंपनी को काफी हद तक आगे लेकर चला गया। उसके लिए सोशल मीडिया, पीआर टीम और ये जो नैरेटिव सेट हुआ, प्रोडक्ट शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा, ये तीन फैक्टर जो हैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अतिशय लगाव में आ जाते हैं। फेक समाज क्या करता है, इसके शादी में हुआ, हमारे बच्चे का भी 20 साल का युवा, माता पिता और परिवार और समाज, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, अगर प्रोडक्ट खराब निकल गया तो आप क्या करते हैं, टाइम तक परेशान रहते हैं और पुनः फिर दूसरे। इस पूरे चीजों को अगर हम समझ लिए तो हम गार्जियन बड़ा स्टडी के रूप में देखने का कोशिश करते। नमस्कार बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों से पटना में दो संस्थानों का विवाद का घटनाक्रम चल रहा है और कई यूट्यूब चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने यह दिखाया कि कोई संस्थान ए को गलत साबित कर रहा है, कोई संस्थान बी को गलत साबित कर रहा है, कोई ए के पक्ष में, कोई बी के पक्ष में है। लेकिन किसी ने भी एक समाज के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक छात्र के एंगल से इसका विश्लेषण नहीं किया। तो चलिए, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक आपके लिए इस विश्लेषण को करने का एक छोटा प्रयास मैंने किया है। तो इसे एक केस स्टडी समझते हैं। दो प्रसिद्ध शिक्षक हैं, समान क्षेत्र के शिक्षक, और जब समान क्षेत्र के शिक्षक हैं तो उनमें व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता स्वाभाविक है, लेकिन यह व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता नैतिकता के सभी मानदंडों को तोड़कर व्यक्तिगत स्तर पर चला गया, और जिसका परिणाम हुआ कि इनके द्वारा, इन संस्थान के लोगों के द्वारा या इनकी टीम के द्वारा कानून तोड़ा गया। और जब कानून टूटा तो वो खास क्षेत्र जहां ये संस्थान है वहां विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, और जिसके कारण प्रशासन और सरकार सजग हुई और वो अपना काम कर रही। और ये मामला अभी कानून की प्रक्रिया में प्रक्रियाधीन है। एक दुखद पहलू इसमें यह हुआ कि एक संस्थान के एक डायरेक्टर का इसमें मौत हो गया। हम लोग का इस पे दुख है और इनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि है। लेकिन चलिए, हम लोग आते हैं, इसे एक केस स्टडी के रूप में देखने का कोशिश करते हैं, एक शिक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक छात्र के रूप में, कि ये इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बाजारवाद से। बाजारवाद, बाजारवाद एक ऐसा टर्म है कि अर्थशास्त्र का बड़ा जटिल शब्द कहा जाता है, लेकिन हम इसको एक सिंपल नैरेटिव, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि गांव का एक किसान से लेके छोटा किराना का दुकान, पान का दुकान, सब लोग इस चीजों को समझते हैं, व्यवहारिक समझ इसकी रखते हैं, और उसी व्यवहारिक समझ के अनुसार उनका बिजनेस चलता है। जैसे अगर किसान को पता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा जो है, कौन सा खेत में क्या रोपे बोए जिससे हमको लाभ मिल सकता है, तो उसी तरह का किसान उसी तरह का बीज लाता है और उसी तरह का प्रोडक्ट वो सेल करता है। अगर छोटा किराना दुकान वाला भी है तो उसको पता है कि इस इलाके में किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह के वस्तुओं का डिमांड है, मांग है, उसके हिसाब से वो सामान को वहां सेल करता है, उसमें लाभ हानि जो भी होता है वो कमाता है। इसके लिए वो प्रचार प्रसार भी करता है। आप जाएंगे किसी गांव देहात में तो पता चलेगा कि लोगों को पता है कि कौन से दुकान में क्या चीजें स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हो जाती है। अगर बड़े
पैमाने पे इसे समझने की कोशिश अगर हम करें एक कंपनी के रूप में, तो मान के चलते हैं ए कंपनी है और एक कंपनी बी है। यहां भी बड़े स्तर पे क्या होता है, सेम चीजें हैं। कंपनियां क्या करती है, मांग पता करती है, मांग क्या है, और उस मांग के हिसाब से प्रोडक्ट का निर्माण करती है। और जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो परचेज करने के लिए यानी सेल करने के लिए वो क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, उसकी मार्केटिंग को करता है। तो ये यहां तक हम लोग इसे समझते हैं। अब आते हैं कि एक्चुअल में यहां जो ए और बी कंपनी है उसके लिए मांग क्या है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहां के आर्थिक अवस्था को। यहां बिहार या अन्य जो जो ये कंपनियां काम कर रहे हैं जिनमें विवाद हुआ, उनके लिए मार्केट कहां पे है, गरीबों के बीच है। गरीबी वह आर्थिक अवस्था है और अस्थायी आर्थिक अवस्था है जिसमें उनके लिए डिमांड क्या है, वो हर गरीब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। उनको लगता है कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं ताकि हम इस गरीबी की, अस्थायी गरीबी की अवस्था से बाहर आ जाएं। तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, सस्ती शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सस्ता तैयारी का माध्यम। क्योंकि सभी गार्जियन अपने बच्चों को दिल्ली, बॉम्बे, पूना नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि मेन तो खर्च वहां पे क्या आता है, रहने खाने एकोमोडेशन का जो खर्च आता है वो ज्यादा आता है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई, अगर किसी रूप में हम अगर गांव में रहते हुए, छोटे जगह पे रहते हुए अगर हमको शिक्षा मिल जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रास्ता मिल जाए तो ज्यादा सही होगा। तो यहीं से शुरुआत होती है। इस मांग को ये ए और बी का कंपनी के लोगों ने जाना और समझा। अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, कोरोना काल। कोरोना काल एक ऐसा काल, एक ऐसा दुखद काल जिसमें सबों को घरों में कैद हो जाना पड़ा। वो लॉकडाउन, आपको याद होगा कि लॉकडाउन में सभी लोग घरों में कैद हो गए और इस समय पे लोगों ने जमकर सोशल मीडिया का प्रयोग किया। उस दौरान सोशल मीडिया पर जो भी प्रोडक्ट दिखे, जो भी व्यक्ति दिखे, उनको इन्होंने जो अच्छे कंटेंट के साथ दिख गए जो व्यक्ति और प्रोडक्ट, उनको लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। इसी की परिणति थी कंपनी ए, जिसके डायरेक्टर ने छोटे छोटे क्लिप के द्वारा, मनोरंजक क्लिप के द्वारा उन्होंने क्या किया कि लोगों को आकर्षित किया, और जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि लोगों के सर चढ़ बैठी। हर गरीब गार्जियन उस व्यक्ति को जानने लगा और उन्हें लगा कि यह बंदा तो बड़ा सहज भाव में लोगों को पढ़ा रहा है। नतीजा, उनके लिए, उस कंपनी ए के लिए एक नैरेटिव सेट हो गया। नैरेटिव सस्ती शिक्षा का, नैरेटिव एक आसान ग्राह्य शिक्षा का। और ये जो नैरेटिव सेट हुआ उस कंपनी को काफी हद तक आगे लेकर चला गया। उसी सेम कैंपस में एक बी नाम का एक प्रोडक्ट, बी नाम की भी कंपनी थी जो कि वही समान विषय पर कार्य कर रही है, समान सेम तरह के प्रोडक्ट पर काम कर रही है। अब यहां पर दोनों कंपनियां अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में उतरी। उनके लिए सोशल मीडिया, पीआर टीम के द्वारा प्रचार प्रसार कर रही है और अपने लिए एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे। ये चाहे वो शिक्षा के जगत की कंपनी हो या अन्य भौतिक चीजों का कंपनी हो, सभी अपने नैरेटिव के लिए काम करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, ठंडा मतलब
आपके दिमाग में चला गया होगा। 2 मिनट में क्या तैयार होता आपके दिमाग में चला गया होगा। ये दोनों प्रोडक्ट के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये जो नैरेटिव सेट किया गया कंपनियों के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा, आपके दिमाग के में बैठ गया, आपके सबकॉन्शियस, आपके अवचेतन पे उसे बिठा दिया गया कि जैसे ही ठंडा की बात आती है एक खास प्रोडक्ट आपके दिमाग में, जहन में आ जाता है। जैसे 2 मिनट की बात आती है एक खास प्रोडक्ट आपके दिमाग में आ जाता है। भले ही वो 2 मिनट में ना तैयार हो, लेकिन आपके दिमाग में, आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक के दिमाग में ये बातें आ जाती है। अब आते हैं कि जब प्रोडक्ट शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे नैरेटिव जब गढ़े जाएंगे तो सस्ती शिक्षा के साथ साथ क्या होगा, सोचे, ये बताया जाता है, नैरेटिव ये गढ़ा जाता है कि फलां एग्जाम को अगर पास करना है तो फलां संस्थान से आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप पास कर सकते हैं। फलां संस्थान से ही आप उस कंपटीशन को निकाल सकते हैं। इस नैरेटिव के लिए इस तरह के संस्थान कई ऐसे कैंडिडेट को भी लाकर दिखाते हैं जो संभवतः उनके संस्थान के होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वो दिखाते हैं ताकि एक उनके लिए एक नैरेटिव सेट हो जाए कि हाँ भाई यहां से ये संस्था, यहां से पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी यहां से पास कर जाएंगे। तो ये बाजारवाद में पूरा ये काम हो रहा है। अब हम इसके एक दूसरे पहलू को, दूसरे एंगल को समझते हैं, खरीदार। इस तरह के प्रोडक्ट के खरीदार कौन कौन है, कौन इसके पूरे खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन है। पहला है 18 से 21 साल का युवा, दूसरा उसके माता पिता और परिवार, तीसरा समाज। ये 3 फैक्टर जो हैं वो 3 बिंदु पे ही से समझने की कोशिश करते हैं। पहला आते हैं 18 से 21 साल के युवा पे बात करें, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए घर परिवार छोड़कर पटना आते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, या फिर घर पे रहकर ही ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो उनकी मैच्योरिटी इस लेवल की नहीं होती है कि वो चीजों को समझ सके। उनमें भावुकता कूट कूट कर भरी होती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जटिल शब्द है। इस भावुक बुद्धिमत्ता को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस अर्थात भावुक बुद्धिमत्ता, जहां जोश और होश दोनों होता है, और जोश और होश में समन्वय स्थापित करना होता है। अगर ये संतुलित है तो आप एक संतुलित व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। अगर जोश बढ़ गया और होश कम है तो आप मारे जाते हैं। अगर बहुत होश में है और जोश ही नहीं है, काम कर ही नहीं रहे, तो भी असफल होते हैं, मारे जाते हैं। तो यहां पे गार्जियन के रूप में आपको सजग होना होता है। यही उम्र होता है बच्चों को बनने का और बिगड़ने का, जब अतिशय भावुकता में या इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी के कारण बच्चे या तो भौतिक चीजों के प्रति या तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अतिशय लगाव में आ जाते हैं। जैसे कि बच्चे ड्रीम देखने लगते हैं कि भाई मैं अगर कंपीट करूंगा तो मैं इस तरह का ड्रीम कार लूंगा, मैं इस तरह का घर बनाऊंगा, और किसी व्यक्ति और विचार से भी सहज वे में वो प्रभावित हो जाते हैं। वो या तो शिक्षक हो सकते हैं, उनके मित्र हो सकते हैं, या घर में चाचा कोई भी हो सकता है जो जिनके व्यक्तित्व उनको अच्छा लगे। ये उम्र भी थोड़ा अजीब होता है। इसी समय उनके लिए फर्स्ट क्रश, प्रथम प्रेम की बातें भी सुनने को मिलती है। अगर लड़का है तो किसी लड़की के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं, लड़की है तो किसी लड़के के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि गार्जियन के रूप में आपको यहां सजग होना होता है। अब इसके दूसरे फैक्टर कौन है? माता पिता और परिवार। ये कौन होते हैं? ये भुगतानकर्ता होते हैं। अगर बच्चे 18 से 21 साल के बच्चे प्रोडक्ट का चयन करते हैं तो पैसा पे कौन करता है? माता पिता या परिवार।
तो ऐसे कंडीशन में जो फेक नैरेटिव गढ़े गए हैं बच्चों के दिमाग में, जो कि वो सोशल मीडिया प्रचार प्रसार ईटीसी को देखकर या उनकी भव्यता को देखकर उनके दिमाग को प्रभावित किया गया, उनके सबकॉन्शियस उनके अवचेतन को प्रभावित किया, वही सेम प्रोसेस यहाँ उनके गार्जियन के साथ आता है, माता पिता के साथ आता है, परिवार के साथ आता है। वो भी उसी फेक नैरेटिव के जंजाल में फंसते हैं और उनको लगता है ये टीचर, ये ब्रांड, ये इस कंपनी के जूते, ये संस्थान बहुत अच्छा है। और नतीजा ये होता है, क्योंकि ये जरूर इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि भुगतान करता वो व्यक्ति नहीं है, जो बच्चा खरीद रहा है वो नहीं है, प्रोडक्ट जो खरीदता है, जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो भुगतान करता नहीं। भुगतान करता कौन है? माता पिता या परिवार। क्योंकि 18 से 21 साल के आमतौर पर तैयारी करने वाले बच्चे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट माता पिता पे होते हैं, तो वो फेक नैरेटिव वहां उनको भी प्रभावित करता है कि भाई हमारे संस्थान से इतने बच्चे पास किए, ये इस कंपटीशन में पास किए, या कोई ब्रांड जूता चप्पल किसी चीज की बात करें, कंप्यूटर लैपटॉप किसी की बात करें, तो वो जो ब्रांड जो नैरेटिव वो सेट किए करते हैं वो प्रोडक्ट वाले, कंपनी वाले, उसी हिसाब से माँ बाप और गार्जियन भी प्रभावित रहते हैं। अब तीसरा आता है समाज। समाज क्या करता है? पीयर प्रेशर बनाता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करता है ब्रांड के प्रति, संस्थान के प्रति। जैसे कि मान लिया जाए अगर आपके समाज में आपके घर के इर्द गिर्द किसी की शादी है जहां आप अटेंड करते हैं, उनका उम्मीद होता है कि जो जिस तरह का खान पान हमारे इसके शादी में हुआ, हमारे बच्चे का भी शादी विवाह हो तो उसमें भी इसी तरीके का अरेंजमेंट किया जाए, इसी खास ब्रांड का जूता पहने, इसी खास ब्रांड का गाड़ी खरीदे। और ये पीयर प्रेशर काम करता है, भले ही उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़े, लेकिन ये समाज जो होता है वो पीयर प्रेशर। जैसे आपको बच्चों को अगर आप बगल के पड़ोसी के बच्चे अगर कोटा चले गए पढ़ने के लिए, तो आपके ऊपर भी एक पीयर प्रेशर बना रहता है कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी कोटा, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पर भेजे जहां बच्चे, कल आपको ये ना सुनना पड़े कि भाई आपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। तो ये समाज भी एक फैक्टर होता है, चूंकि वो सारा फेक नैरेटिव से वो 18 से 21 साल के युवा, माता पिता और परिवार और समाज सभी गुजरता है, सभी उसको उस तरह के विज्ञापनों को लाखों बार, सैकड़ों बार देखता है उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस में। यानी यही तीनों मिलकर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो नैरेटिव सेट किया गया, उससे वो मैं उसके ब्रेन का, उनके सबकॉन्शियस को प्रभावित किया जाता है, जिसका अंतिम परिणाम होता है प्रोडक्ट का खरीदारी। अब हम लोग आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसके बावजूद ये सारा प्रक्रिया हो गया, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, अगर प्रोडक्ट खराब निकल गया तो आप क्या करते हैं? या तो आप ब्रांड को कोसते हैं, या अपने निर्णय को कोसते हैं, या तो प्रोडक्ट को कोसते हैं। कहते हैं भैया हो सकता है ये प्रोडक्ट खराब निकल गया, ब्रांड तो बढ़िया ही था। ठीक है, कई दफा आप लंबे टाइम तक परेशान रहते हैं और पुनः फिर दूसरे प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो, या प्रोडक्ट सस्ता है, तो आप दूसरे प्रोडक्ट पर ध्यान देकर आगे की काम करते हैं। जिंदगी यही रुक नहीं जाती है आपकी। यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अब आते हैं हम मुख्य बिंदु पे। इस पूरे चीजों को अगर हम समझ लिए तो हम जो जिस तरह के लक्षित ग्रुप की बात कर रहा हूं, वो लक्षित ग्रुप, टारगेटेड ग्रुप है 18 से 21 साल के युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वो चंचल मन लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के कमी के कारण भावुकता भरे फैसले ले सकते हैं और लेते हैं। तो ऐसे में वो सडनली या धीरे धीरे किसी ब्रांड, किसी संस्थान के प्रति इमोशनली अटैच हो सकते हैं, या होते हैं कि नहीं हमारे ये सर, हमारे ये जूता, हमारा ये लैपटॉप बड़ा बढ़िया है, ये ऐसे है वैसे है, कई तरह की बातें होती है। तो ऐसे में हमारा एज ए गार्जियन बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आप उसको इस फेक नैरेटिव से निकलने के लिए कहें, उन्हें बचाएं कि भाई ये ऐसा नहीं होता है, दुनिया यहीं खत्म नहीं होती है अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया तो, या इस तरीके के तुम चेलागिरी में तुमको उलझने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि हर मध्यम वर्गीय परिवार, जिस परिवार से हम आप आते हैं, वहां बच्चे स्वप्न नहीं देखते हैं, बच्चों के साथ साथ पूरा परिवार स्वप्न देखता है। सिर्फ बच्चे संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ साथ पूरा परिवार का हर सदस्य संघर्ष करता है कि भैया या दीदी का रिजल्ट होगा तो कल हमारा अच्छा होगा। और जब रिजल्ट आता है तो पूरे परिवार के लोग खुश होते हैं। अगर उसका स्वप्न पूरा होता है तो पूरा वो समाज भी खुश होता है और उसको एंजॉय करता है उसको। तो अतः मेरा नम्र निवेदन आप सभी गार्जियनों से है कि आप अपने बच्चों को इस फेक नैरेटिव से निकाले। देखें कि आपका बच्चा किसी खास ब्रांड, खास व्यक्ति विशेष, खास संस्थान के प्रति इमोशनली अटैच तो नहीं हो गया। आपने बच्चों को स्वप्न पूरा करने के लिए पटना, दिल्ली, बॉम्बे भेजा है, वो किसी का चेला बनने के लिए नहीं भेजा है आपने। अगर इसी इमोशनली अटैचमेंट के कारण अगर आपके बच्चे गलत कदम उठाते हैं, नियम सम्मत या नियम के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं और प्रशासन ने अगर उस पर कार्रवाई कर दी तो उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है, उनका पूरा स्वप्न खत्म हो सकता है, एक पूरा परिवार का स्वप्न खत्म हो सकता है। तो आप अपने बच्चों को बताएं और बचाएं इस तरह के चीजों से, इस तरह के उपक्रम से उन्हें बचाएं कि भाई तुम पढ़ने के लिए गए हो, इस तरह के चक्रों में ना फंसो। अगर वो गांव में भी हैं, घर पे भी हैं, तो इस तरह के विवाद से बचें। अगर वो चर्चा भी करते हैं, सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस भी देखते हैं, उस तरह के विवाद भरे वीडियो, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना जो ऊर्जा वो पढ़ाई पे लगा सकते थे वो ऊर्जा गलत जगहों पे बर्बाद कर रहे हैं। जिन संस्थानों में ये चीजें हुई वो तो लाखों करोड़ों रुपया रखकर खर्च करके अपनी पीआर टीम, सोशल मीडिया टीम, लटर पटर के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा अपने बिजनेस को पुनः हो सकता है स्टेबल कर ले। लेकिन आपके बच्चों का अगर समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद हुआ तो कोई भी व्यक्ति क्या उसे वापस कर सकता है? अगर एक बार सपने टूट गए तो क्या कोई, आप या आपके परिवार के कोई लोग उन्हें बचा पाएंगे? या वो संस्थान जिसके प्रति वो व्यक्ति या वो व्यक्ति जिस व्यक्ति विशेष के प्रति वो इमोशनली अटैच हुए और गलत कार्रवाई कर दिए, क्या वो उन्हें उस दुरावस्था से बाहर निकाल सकता है? शायद नहीं। तो मेरा नम्र निवेदन आप सभी गार्जियनों से है कि आप अपने बच्चों के एकमात्र चिंतक हैं, और जब एकमात्र चिंतक है तो अपने बच्चों को सुरक्षित करें, इस तरह के विवादों से बचाएं और उसकी ऊर्जा को सही मार्गदर्शन, सही दिशा में लगाएं ताकि वो अपने स्वप्न को पा सके और जिस स्वप्न को फलीभूत होते हुए देखकर आप भी खुश हो और समाज को कुछ दे सके। थैंक यू, धन्यवाद।